हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं अजय कुमार आप सभी को जिला शिक्षा विभाग के इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप पढ़ चुके हैं अभी तक बिलियन केमिस्ट्री का पहला चैप्टर बिलियन में सांद्रताओं पर आधारित सवाल और उसके कुछ फॉर्मूला और उसकी परिभाषा। उसी क्रम में हम पिछले क्लास में आपको बताए थे कि नॉर्मलता के बारे में बताए थे। पीपीटी नॉर्मलता का यहाँ पे क्या है, परिभाषा है। आप इसको क्या कर लेंगे, याद कर लेंगे। इसको याद कर लीजिएगा। यहाँ पर इसका क्या है, फॉर्मूला है। यहाँ पर आपका फॉर्मूला दिख रहा होगा, इसको याद कर लेंगे। सभी फॉर्मूला को एक साथ लिख कर क्या करेंगे, याद कर लेंगे। जैसा कि ये वाला फॉर्मूला है नॉर्मलता का, ठीक है। तो नॉर्मलता पर एक और था क्या चीज, तुल्यांकी भार का सूत्र। तुल्यांकी भार का सूत्र इस तरीका से लिखा जाता था, हमने बताया था। विलेय का अनुभार और एन फैक्टर होता है या वैलेंसी फैक्टर भी हो सकता है, बहुत सारा टर्म होता है इसका। जैसा कि यहाँ पर देख सकते हो, देख सकते हैं आप लोग। एन फैक्टर का मतलब क्या क्या हो सकता है, अम्ल के लिए क्षारकता, क्षार के लिए अम्लता। इस तरीका से हमने कल इस पे क्वेश्चन भी बताया था और एक इम्पॉर्टेंट सवाल फॉर्मूला बताया था। ये वाला फॉर्मूला जरूर याद रखिएगा, क्योंकि नॉर्मलता डायरेक्ट नहीं निकालना हो तो आप इस सूत्र का यूज करके भी निकाल सकते हैं, अगर आपको क्या पता हो, मोलरता पता हो। तो यहाँ तक हमने बता दिया था, इस तरह का सवाल हमने बताया था। संतृप्त विलयन और असंतृप्त विलयन के लिए आपको, जैसा कि पिछले क्लास में चर्चा थोड़ा सा किया था कि विलेयता किसे कहते हैं। किसी विलयन में कोई विलायक को घुला रहता है, यानी विलायक के अंदर विलेय घुला हुआ रहता है, उसे हम विलयन कहते हैं। तो विलेय की अधिकतम मात्रा जो घुल जाए उसे हम क्या कहते हैं, उस मात्रा को कहते हैं क्या, विलेयता के नाम से जाना जाता है। तो किसी विलयन में यदि विलेय की अधिकतम मात्रा घुल गई है तो उस विलयन का नाम हो जाएगा क्या, तो संतृप्त विलयन। उसे क्या कहेंगे, संतृप्त विलयन कहेंगे। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन के नाम से जाना जाता है। तो उसमें और विलेय नहीं घुला सकते हैं। और उसी प्रकार से असंतृप्त विलयन किसे कहेंगे, एक ऐसा विलयन जिसमें विलेय और घुलाया जा सकता है उसी ताप पर जिस ताप पर पहले था, यानी ताप ना बढ़ाया जाए ना घटाया जाए, सेम ताप पर अगर हम और विलेय को घुला सकें तो वैसे विलयन को हम क्या कहते हैं, असंतृप्त विलयन, यानी अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये भी पढ़ाए थे, बताए थे ठोस का द्रव में। हम अब सीख रहे हैं कि किसी विलयन में क्या होगा। मेनली हम लोग सीखेंगे कि जो द्रव होता है वो विलायक होगा। ठीक है, द्रव क्या हो जाएगा, ये द्रव होगा और ये विलायक होगा। क्या होगा, विलायक होगा। और इसके अंदर हम बारी बारी से क्या डिजॉल्व करेंगे, क्या घुलाएंगे इसके अंदर। तो एक बार इसके अंदर क्या घुलाएंगे, ठोस घुलाएंगे। एक बार फिर से क्या, तो द्रव। और एक बार क्या, गैस। फिलहाल के लिए हम आपको बता रहे हैं कि किसी द्रव विलायक में ठोस को घुलाना हो तो कौन कौन से कारक होते हैं जो इसकी विलेयता पर असर डालते हैं, प्रभाव डालते हैं। यानी किसी ठोस को किसी विलयन में घुलाना हो, द्रव वाले विलायक वाले में विलयन में घुलाना हो, तो उनमें कौन कौन से कारक होते हैं जिस पर यह निर्भर करता है। मेनली हम लोग फोकस करेंगे दो बातों पर, एक होगा क्या, दाब, और एक होगा क्या, ताप। दाब प्रेशर और ताप टेम्परेचर। ठीक है, तो जैसा कि हमने बताया किसी द्रव विलायक में, विलायक कैसा होगा, द्रव होगा। इसके अंदर ये द्रव है और ये विलायक है। इसके अंदर ठोस को जब इसके अंदर डिजॉल्व करेंगे, घुलाएंगे, तो इस क्रम में दाब का कोई असर नहीं पड़ता है, दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी एक ऐसा विलयन जिसमें विलायक द्रव है और ठोस को घुला रहे हैं, उसमें दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अर्थात दाब बढ़ाइए या दाब घटाइए, कोई असर नहीं पड़ेगा। जितना ठोस को घुलना होगा उतना ही घुलेगा। तो ठोस की विलेयता पर दाब का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। यही बातें यहाँ लिखा गया है, दाब का प्रभाव नहीं पड़ता है, दाब का प्रभाव नहीं पड़ता है, विलेयता पर दाब का प्रभाव नहीं पड़ता है। अब दूसरा क्या होगा, ताप का। ताप का क्या प्रभाव पड़ेगा, यदि किसी विलयन में ठोस को घुलाया जाता है तो वहां ताप का क्या प्रभाव पड़ेगा, ये प्रैक्टिकली भी आप देख सकते हैं। जब आप किसी ठोस को गर्म करते हैं
तो वो द्रव में बदल जाता है। किस में बदलता है? द्रव में बदलता है। तो द्रव अवस्था में ज्यादा घुलता है, ताप को बढ़ाएंगे तो वहां पर विलेयता बढ़ेगा। लेकिन यहाँ आप अभिक्रिया पढ़ रहे हैं, आप यहाँ केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो केमिस्ट्री में ताप के आधार पर दो तरह का अभिक्रिया आप जानते होंगे। नहीं जानते होंगे तो सीख लीजिए, क्योंकि केमिस्ट्री में शब्द जो होता है, जो नोटेशन होता है जिससे हम सूचित करते हैं, या जो नाम होता है, यही कठिन होता है। अगर इसको आप अच्छे से समझ लेते हैं तो केमिस्ट्री बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, तो हम समझते हैं कि अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है। अभिक्रिया दो प्रकार के होती हैं। किसके आधार पर? ताप के आधार पर। तो ताप के आधार पर दो प्रकार की अभिक्रिया पढ़ेंगे। एक को बोलते हैं ऊष्माक्षेपी और एक को बोलते हैं ऊष्माशोषी। किसे कहते हैं ऊष्माशोषी, किसे कहते हैं ऊष्माक्षेपी, ये हम समझने की कोशिश करते हैं। एक ऐसा अभिक्रिया जिसको कराने के लिए, जिसको होने के लिए हमें यदि उष्मा देना पड़े, गर्मी देना पड़ेगा, ताप देना पड़े, ठीक है, तो उस अभिक्रिया को हम कहते हैं ऊष्माशोषी। इसमें हम क्या डालेंगे? तो इसमें ताप डालेंगे, यानी उष्मा देंगे। क्या देंगे? उष्मा। जिस अभिक्रिया में उष्मा देना पड़ता है उस अभिक्रिया का नाम होता है ऊष्माशोषी। शोषी का मतलब सोख लेना, शोषण करना, सोख लेना, इस तरह का शब्दों से ये है। तो आप याद रखिएगा, इंडोथर्मिक, इंडो का मतलब यहां से इंड है ना, अंडर, इस तरह से शब्दों को मतलब समझने के लिए आप ये सब कर सकते हैं। शोषी का मतलब सोख ले, हम उसमें क्या डालेंगे? उष्मा, और वो अभिक्रिया क्या कर ले? सोख ले। ऐसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं? ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ठीक है, दूसरी अभिक्रिया की अगर बात करें, दूसरी अभिक्रिया जिसको हम कहते हैं ऊष्माक्षेपी। ठीक है, तो मान लीजिए रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट बना, ये खुद से होने वाला अभिक्रिया है। इसमें जब अभिक्रिया होता है तो यहां से ऊष्मा क्या होता है? बाहर निकलता है। अभी थोड़ा देर पहले हमने बताया कि ऊष्मा देना पड़े तो उसे बोलेंगे ऊष्माशोषी, और जिस अभिक्रिया से ऊष्मा बाहर आए उसे हम बोलेंगे क्या? ऊष्माक्षेपी, एक्सोथर्मिक। क्या? एक्सोथर्मिक अभिक्रिया। तो दो नाम बताया अभिक्रिया का। एक को बोला ऊष्माशोषी, जो जिसको कराने के लिए ऊष्मा देना पड़े, गर्म करना पड़े एक तरह से, उसे बोलेंगे ऊष्माशोषी। और एक अभिक्रिया जो हो रहा हो और उसमें से ऊष्मा बाहर निकलता है, उसमें बोलते हैं ऊष्माक्षेपी, एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक। ठीक है, यहां तक समझ गए। अब आगे जो इसमें केमिस्ट्री में हार्ड बना दिया जाता है, एक्सोथर्मिक, इंडोथर्मिक, ऊष्माशोषी, ऊष्माशोषण अभिक्रिया को नाम से नहीं लिखा जाए और उसको एक नोटेशन दिया जाए कि देखते ही आप समझ जाएं, तो उसके लिए ये नोटेशन है। इसको एंथैल्पी के नाम से जाना जाता है। किसी अभिक्रिया में कितना ऊष्मा है, कितना ऊष्मा निकल रहा है, कितना ऊष्मा दिया जा रहा है, इसको हम एंथैल्पी के नाम से जानते हैं। ठीक है, और ये डेल जो लिखा गया है, ये चेंज, परिवर्तन को बताता है। किसको बताता है? परिवर्तन को बताता है। मान लीजिए एक अभिक्रिया हम मानते हैं जिसका नाम है ऊष्माशोषी। ऊष्माशोषी का मतलब जिसमें ऊष्मा देना पड़ेगा। तो ये एक अभिकारक है, यानी एक कोई रिएक्टेंट है, ये रिएक्शन करेगा, अभिक्रिया करेगा। कब करेगा? जब इसमें हम ऊष्मा देंगे। तो पहले से इसमें कुछ ऊष्मा या ऊर्जा के रूप में कुछ रहा होगा। तो मान लेते हैं कि एक अभिकारक है जिसके पास पहले से ऊर्जा है, खुद का ऊर्जा है, 10 जूल ऊर्जा है। ठीक है, अब इसमें हम हीट दे रहे हैं, ऊष्मा दे रहे हैं। ऊष्मा का भी मात्रक ऊर्जा जूल होता है। तो मान लीजिए हम इसमें ऊष्मा दे रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। इस अवस्था में जब गर्म करते हैं, मान लीजिए इसको कितना दे दिए? 15 जूल ऊर्जा दे दिए। कितना दे दिए? 15 जूल ऊर्जा, 5 जूल ऊर्जा दे दिए। पहले से था 10 जूल और इसमें हमने उष्मा दिया 5 जूल। अब ये टोटल कितना हो गया? तो 15 जूल। ये आपका प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट माने उत्पाद है, इसके पास कुल कितना ऊर्जा हो जाएगा? 15 जूल हो जाएगा। ठीक है, ये आपका इनिशियल है, शुरुआत में था। फाइनल इसको बोलते हैं, यानी अंतिम ये मिला हमें। शुरू में इतना था, अंत में इतना हुआ, बीच में हम इसको दिए थे उष्मा। अब चेंज निकालते हैं, परिवर्तन निकालते हैं। जब भी आप परिवर्तन निकालते हैं किसी भी चीज का, तो परिवर्तन हमेशा होता है कैसा? तो कहिएगा परिवर्तन होता है फाइनल माइनस इनिशियल।
ठीक है। तो परिवर्तन जब भी निकालें तो अंत में से शुरुआत को घटाया जाता है। अंत में कितना है? 15 है। शुरू में कितना था? 10 था। घटकर कितना आएगा? 5। ये हम देख सकते हैं 5 जूल आया। हम एकदम आसान भाषा में केमिस्ट्री का एंथैल्पी समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी थोड़ा देर बाद इसका नोटेशन लिखेंगे तो फिर आपका हार्ड हो जाएगा, लेकिन अगर आप समझे रहेंगे कि अच्छा मुद्दा ये है तो आपको आसानी से समझ में आएगा। एक बार और, एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा दिया जा रहा है, इसका मतलब होता है ऊष्माशोषी। ये जो H है डेल्टा H के नाम से जाना जाता है। ये क्या लिखा हुआ है यही आपको समझ में आ जाएगा। तो फिर धीरे धीरे आपको जब पढ़ेंगे केमिस्ट्री का, इस तरह का ऊष्मा गतिकी का, कहीं भी ऊष्मा से रिलेटेड जब सवाल होगा तो वहां ये सब शब्द को देख के डरेंगे नहीं, समझ जाएंगे। वही समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या था? रिएक्टेंट था, अभिकारक था, जिसको रिएक्शन करना था, उसके पास पहले से 10 जूल था। चूंकि हमें इस अभिक्रिया में ऊष्मा देना है, इंडोथर्मिक रिएक्शन है, ऊष्मा देना है, हमने दिया 5 जूल। 5 जूल देने के बाद ये रिएक्शन करके बन गया प्रोडक्ट, जो बनना था वो बन गया। अब अगर हम परिवर्तन निकालें कि ऊष्मा में कितना परिवर्तन हुआ, तो हम फाइनल में से इनिशियल घटाएंगे। तो 15 में से 10 घटाए 5 जूल हुआ। ये तो बहुत साधारण सी शब्दों में हमने बता दिया, आसानी से आप समझ चुके होंगे। अब ये जो हम 10 जूल रिएक्टेंट के लिखे हैं, ये जो ऊष्मा होता है रिएक्शन में, इसको एंथैल्पी के नाम से जानते हैं और हीट ऑफ एंथैल्पी बोलते हैं, और उसको H से डिनोट करते हैं। क्या चीज से? H से। चूंकि ये रिएक्टेंट है ना, इसको हम R लिख देते हैं। ठीक है। HR का मतलब ये रिएक्टेंट यानी अभिकारक का ऊष्मा हो गया एक तरह से, और ये प्रोडक्ट है तो आप लिख सकते हैं HP। थोड़ा देर के लिए इसे लिखिए। ठीक है। तो ये हो गया उत्पाद का, जो कि 15 जूल है। ये है HR मतलब 10 जूल हो गया। अब यही चीज अगर यहां हम लिखें तो यहां जैसे लिखेंगे तो परिवर्तन के लिए लिखेंगे फाइनल, तो फाइनल में हो जाएगा HP जो कि 15 है, और माइनस यहां पर आ जाएगा HR जो कि है क्या? आपका 10। ठीक है। अब यहां परिवर्तन जब भी लिखना होता है तो डेल्टा लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? डेल्टा। और चूंकि ये क्या चीज का है, तो एक बिलियन की चैप्टर का पढ़ रहे हैं, इसीलिए यहाँ बिलियन लिखा गया है। मिक्सचर लिखा जाएगा, जो चीज जिस अभिक्रिया का जो होगा वही नाम यहाँ लिख दिया जाएगा। तो हम यहाँ बिलियन लिख देते हैं, यानी बिलियन का परिवर्तन क्या चीज में? तो कहिएगा सर एंथैल्पी में, यानी ऊष्मा में। कितना आया था वैल्यू? तो घटाए थे तो 5 जूल आया था। कितना आया था? 5 जूल। ये जो डेल्टा बिलियन जो आया है ये पॉजिटिव आया है, ग्रेटर देन क्या? ग्रेट H है, ग्रेटर देन क्या आया है? 0 आया है, यानी 0 से बड़ा होता है, यानी पॉजिटिव इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉजिटिव होता है। यानी ऊष्माशोषी अभिक्रिया के लिए एंथैल्पी में परिवर्तन हमेशा धनात्मक होता है, और वहीं अगर ऊष्माक्षेपी बोले तो उसके लिए ऋणात्मक होता है। कैसे होगा? तो चूंकि इसमें ऊष्मा निकलेगा, तो जो मान लीजिए अभिकारक के पास 10 जूल ऊर्जा है, इसमें ऐसा अभिक्रिया है जिसमें थोड़ी देर के बाद इसमें से ऊष्मा गायब होगा, तो 10 जूल से घटकर 5 जूल होगा, 7 जूल होगा, कुछ होगा, कम हो जाएगा। जैसे वो कम होगा तो हम कितना लिखेंगे? मान लीजिए कि ये रिएक्टेंट था और ये प्रोडक्ट बन गया, पहले इसके पास 10 जूल था। हम बात कर रहे हैं एक्जोथर्मिक, जिसमें से ऊष्मा निकलेगा। इसमें से ऊष्मा निकल गया, जैसे कल उदाहरण बताए थे, कैल्शियम कार्बाइड होता है, चूना होता है, उसके अंदर पानी डालिएगा, खुद से खौलने लगता है, ऊष्मा निकलने लगता है खुद से। मान लीजिए इसमें से 3 जूल ऊर्जा बाहर निकल गया, तो अब कितना बचेगा? 7 जूल। अब हम चेंज इन एंथैल्पी निकालते हैं, अगर बिलियन का हम एंथैल्पी में परिवर्तन निकालते हैं तो फाइनल कितना है? 7, माइनस शुरू में कितना था? 10, घटाएंगे तो क्या आएगा? -3, यानी नेगेटिव आएगा, यानी लेस देन 0 हो जाएगा, यानी ये नेगेटिव हो जाता है। तो ये एक नोटेशन है, पहचान है। इतना समय आपको हम समझाए हैं, तो आगे भी ये आएगा तो हम केवल याद दिला देंगे कि फर्स्ट चैप्टर में हम एंथैल्पी के से रिलेटेड सवाल कंसेप्ट बताए हुए हैं, तो आप समझ जाएंगे कि किस तरह से ये बताया गया है। ओवरऑल अगर आप देखें तो ऊष्माशोषी माने ऊष्मा देना है, ऊष्माक्षेपी मतलब ऊष्मा निकलना है। ठीक है। हम बात कर रहे हैं ठोस का द्रव में विलेयता, यानी किसी ठोस को जल में घुलाएंगे, द्रव में घुलाएंगे, तो ताप का क्या प्रभाव पड़ेगा? तो अभिक्रिया 2 प्रकार का हुआ। अब ऐसे समझिए, हम बात कर रहे हैं किसका? एक्जोथर्मिक। एक्जोथर्मिक कहता है कि हम में से ऊष्मा बाहर निकालिए, हम में से क्या निकालिए? ऊष्मा बाहर निकालिए।
और आप उसको उष्मा बाहर निकालने का मौका देंगे। एक अभिक्रिया जो कहता है कि हम अभिक्रिया करेंगे और हमारे में से गर्मी यानी उष्मा बाहर निकलेगा, और आप उसको मौका दे रहे हैं कि ठीक है निकालो, गर्मी बाहर आएगा, ठीक है उष्मा बाहर जाएगा। ऐसा अगर होता है तो उस स्थिति में विलेयता क्या हो जाएगा? यदि ताप को कम करेंगे, तापमान घटाएंगे तो विलेयता बढ़ेगा, और तापमान को अगर बढ़ाएंगे तो विलेयता क्या करेगा? घट जाएगा। क्या हो जाएगा? घट जाएगा। ये चीजों को समझिए। अगर कोई उष्माक्षेपी है, एक्जोथर्मिक, कहता है कि मेरा उष्मा बाहर आना चाहिए, और आप ऊपर से गर्म कर रहे हैं, यानी उसको उष्मा बाहर निकलने नहीं दे रहे हैं, उष्मा उसको दे रहे हैं, तो ये तो उल्टा हो गया। उल्टा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? घट जाएगा। विलेयता क्या हो जाएगा? घट जाएगा। उसी तरीका से अगर उष्मा क्षेपी अभिक्रिया है और उसका ताप बाहर, उष्मा बाहर निकल रहा है, उस स्थिति में विलेयता क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ठीक उसी तरीका से उष्मा शोषी के लिए भी याद रखिएगा, यही है उष्मा शोषी माने ताप बढ़ाएंगे तो वो खुश हो जाएगा, और खुश होगा तो विलेयता क्या होगा? बढ़ेगा। जिस अभिक्रिया का नाम जैसा रहेगा वो काम अगर करते हैं तो खुश हो जाएगा, और उस स्थिति में वर्क ज्यादा होगा। तो उष्मा क्षेपी, उष्मा शोषी, ये हम आपको समझाने की कोशिश किए आसान शब्दों में कि किसे कहते हैं। हालांकि ये 11th क्लास के थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में आप पढ़े होंगे, इसके बारे में और ज्यादा बताया जाता है वहां पर। अब आता है क्या चीज? ठोस का हम समझ गए कि ठोस का विलेयता पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ताप का असर पड़ता है। कैसे पड़ता है? तो कहिएगा सर, अगर एक्जोथर्मिक है यानी उष्मा क्षेपी है, तो उस स्थिति में अगर हम ठंडा करेंगे तो विलेयता बढ़ेगा, गर्म करेंगे तो विलेयता घटेगा। और उसी तरीका से अगर इंडोथर्मिक है, उष्मा शोषी है, उसको उष्मा देना है, जब उष्मा देंगे उस स्थिति में विलेयता बढ़ेगा, विलेय ज्यादा घुलेगा, और अगर ठंडा करेंगे तो विलेयता कम हो जाएगा। अब आता है किसी गैस का द्रव में विलेयता। अगर हम बात करें किसी गैस को द्रव में घुलाना है, अब कहानी इस तरह से चल रहा है कि ये द्रव है और इसके अंदर हमें घुलाना है, किसको घुलाना है? गैस को। ठीक है, गैस को द्रव में घुलाने वाला उदाहरण आपको हम बताए थे कि जल के अंदर ऑक्सीजन बहुत कम मात्रा में घुला हुआ रहता है, और वही जलीय जीवन के लिए जिंदगी का क्या होता है? जीने का वो आशा होता है या जी सकता है, उसी पानी को पीता है जिसमें ऑक्सीजन घुला होता है। हालांकि ऑक्सीजन बहुत कम घुला होता है, लेकिन द्रव में क्या घुला हुआ है? ऑक्सीजन। तो हम बात करते हैं कि गैस को जब द्रव में घुलाना है यानी विलेयता करना है यानी घुलाना है, तो दो बातें फिर से आएगी, एक आएगा ताप और एक आएगा क्या? दाब। तो बारी बारी से सीखते हैं कि ताप का क्या असर होगा। यदि हम ताप को बढ़ाएंगे तो गैस ज्यादा घुलेगा या कम घुलेगा, या ताप को घटाएंगे तो गैस ज्यादा घुलेगा या कम घुलेगा। पहले ये सीखेंगे, फिर दाब पर हम देखेंगे कि दाब पर क्या असर होता है। यहीं से शुरू होगा हेनरी का नियम। तो सबसे पहले सीखते हैं कि ताप बढ़ाने पर क्या होता है, ये चीजें हम सीखने की कोशिश करते हैं। तो जैसे आप जानते हैं कि जो निम्न ताप पर जो जल होता है, जल, उसके अंदर जो गैस होते हैं जैसे ऑक्सीजन होता है, ये कम मात्रा में घुला हुआ रहता है। जल के अंदर कौन सा चीज घुला होता है? ऑक्सीजन अमूमन घुला हुआ रहता है। ठीक है, अगर हम ताप को बढ़ाते हैं तो ये देखा गया है कि ये ऑक्सीजन यहां से बाहर निकल जाता है। ठीक है, हम बात कर रहे हैं घुलाने का, जबकि यहाँ उल्टा हो रहा है, जो पहले से ही ऑक्सीजन इसमें है वही क्या हो रहा है? बाहर निकल रहा है। आप इसमें गैस ले जाकर ऑक्सीजन घुलाना चाहेंगे तो ये नहीं घुलेगा, क्योंकि इसमें का पहले से जो ऑक्सीजन है वही क्या हो रहा है? बाहर निकल रहा है। अब कहिएगा सर ऐसे कैसे हो रहा है? तो ये जो ताप होता है, जिसको टी टेम्परेचर बोलते हैं, टी से नोटेशन किए हैं, और ऊपर तीर का मतलब हम बढ़ा रहे हैं, तो ताप का मतलब ही होता है एक तरह से ऊष्मा देना। क्या देना? ऊष्मा देना। जैसे इसको ऊष्मा मिल जाएगा ना, तो ये ऑक्सीजन अब यहाँ नहीं रह के ये बाहर क्यों निकल जाता है? ये तो नेचुरल बात है। अगर हमें भी ऊर्जा मिल जाता है तो हम जैसे थे पहले वैसे नहीं रहते हैं। ठीक है, हम भी कुछ क्या होता है? हरकत करने लगते हैं। आप बच्चे हैं, आपको पता होगा, आपको जैसे कुछ खाने को मिल जाता है तो फिर आप क्या हो जाते हैं? एनर्जेटिक हो जाते हैं कुछ देर के लिए। वैसे ही ये है, यानी यदि किसी गैस को घुलाना हो
द्रव में, तो टेम्परेचर को बढ़ाने से विलेयता घट जाता है, और अगर टेम्परेचर को घटा दें तो उस स्थिति में विलेयता बढ़ जाता है। यानी ताप का क्या असर होता है? द्रव के अंदर गैस को घुलाना है तो गर्म जल में गैस कम घुलेगा और ठंडे जल में गैस क्या होगा? ज्यादा घुलेगा। यही कारण है कि गर्मी के दिनों में आप देखे होंगे, गर्मी के दिनों में तालाब वगैरह में, नदी वगैरह में ऊपर का पानी हल्का हल्का गर्म हो जाता है और वहां का ऑक्सीजन बाहर निकल जाता है, तो जलीय जीव जैसे मछली वगैरह होता है वो ऊपर नहीं तैरेगा। गर्मी के दिन में वो कहाँ चला जाएगा? नीचे चला जाएगा। क्यों? क्योंकि ऊपर ऑक्सीजन कम हो जाता है, इसीलिए वो नीचे चला जाता है। और ठंडी के दिन में चूंकि वातावरण ठंडा है तो उस स्थिति में ऑक्सीजन मौजूद रहता है, तो ठंडी के दिन में क्या होता है? तो ये आपका मछली ऊपर भी तैर सकती है। तो वही लिखा गया है नोट, ठंडे पानी में ऑक्सीजन अधिक मात्रा में घुली हुई होती है, ठंडी में यानी कम ताप पर ज्यादा गैस घुलता है, जबकि गर्म जल में क्या होता है? ऑक्सीजन कम घुलता है और ऑक्सीजन बाहर भी निकल जाता है। इसलिए गर्म जल की तुलना में ठंडे जल में जलीय जीव अधिक कंफर्टेबल होते हैं, यानी उनको जीवन जीना आसान होता है। यानी जलीय जीव के लिए गर्म पानी और ठंडा पानी में से कौन सा अच्छा रहता है? तो कहिएगा ठंडा पानी। क्यों? क्योंकि ठंडे पानी में गैस क्या होते हैं? आसानी से घुल जाते हैं। तो क्या सीखा आपने कि यदि किसी गैस को घुलाना हो, गैस को कहाँ घुलाना है? किसी द्रव में। अगर गैस को द्रव में घुलाना चाहते हैं तो ताप क्या करना है? निम्न रखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ताप क्या करना पड़ेगा? निम्न रखना पड़ेगा। ताप क्या करेंगे? निम्न रखेंगे। ठीक है, यहां तक समझ गए? यानी कम ताप पर विलेय ज्यादा घुलता है। कम ताप पर क्या होता है? विलेय ज्यादा, यानी गैस को घुलाना हो तो यहाँ का ताप क्या रखना पड़ेगा? कम रखना पड़ेगा। तो गैस का द्रव में विलेयता पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है ये हम देखें। तो ताप बढ़ाने पर विलेयता क्या हो जाता है? घट जाता है। ताप बढ़ाने पर विलेयता क्या हो जाता है? घटता है। और अगर ताप को घटा दिया जाए तो विलेयता क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ठीक है, यहां तक समझ गए? अब आता है दाब का प्रभाव। किसका? दाब का प्रभाव। कि दाब पर क्या होता है? अगर किसी गैस को भरना है किसी द्रव के अंदर तो उस पर दाब का क्या असर पड़ता है, ये चीजें हम सीखने वाले हैं। इसके लिए बताने के लिए एक हेनरी जो है, हेनरी नाम के वैज्ञानिक, इन्होंने बहुत अच्छे से समझाया। इसके लिए बकायदा फॉर्मूला दिया और समझाया कि किसी गैस को यदि द्रव में घुलाना है तो उसके लिए दाब और उसकी मात्रा, यानी हमें गैस घुलाना है तो उसकी मात्रा और दाब, इन दोनों के बीच में संबंध स्थापित किया, फॉर्मूला बताया। उनका नाम था हेनरी। हेनरी का नियम लिखने को कहता है और हेनरी के नियम के अनुप्रयोग, इस बार 5 नंबर का सवाल में ये पूछा हुआ था कि हेनरी के नियम के अनुप्रयोग लिखिए, कहाँ कहाँ अनुप्रयोग होता है, इस तरीका से। तो हेनरी के नियम के बारे में हम सीखते हैं कि किसे कहते हैं हेनरी का नियम। ठीक है, उसके लिए कुछ चीजें आप समझ लीजिए कि आपको आसानी होगा कि किसी गैस का वाष्प दाब किसे कहते हैं, गैस का दाब किसे कहते हैं, ये चीजें आपको थोड़ा सा हम समझाने की कोशिश करते हैं। और आंशिक दाब किसे कहते हैं ये भी आपको समझाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आंशिक का मतलब क्या होता है? तो हिस्सा आप समझ सकते हैं, हिस्सेदारी जो होता है उसी को हम आंशिक बोलेंगे। दाब का मतलब तो प्रेशर होता है, तो आंशिक दाब मतलब किसी जगह दाब लग रहा है तो वहां कितने कितने हिस्सेदारी है उसी को बोलेंगे। मान लीजिए कोई गैस है, एक इस तरह का क्लोज वेसल है, बर्तन है जिसके अंदर अलग अलग गैस है। मान लीजिए नाइट्रोजन गैस है और कौन गैस है? ऑक्सीजन गैस है। दो प्रकार का गैस है और गैस में दाब होता है। गैस खुद क्या होता है? बेचैन होता है। आपको पता है कि दाब जो होता है वो गैस में होता है। गैस क्या होता है? वो चलते रहता है, कभी दीवार से जाकर टकराएगा, कभी खुद से टकराएगा। तो जब टकराता है उस वजह से प्रेशर हो जाता है। गैस के अंदर क्या होता है? प्रेशर होता है। और हमेशा गैस निम्न हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाना चाहता है, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर जाना चाहता है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि ये जो नाइट्रोजन है ये इसका जो प्रेशर है, समझने के लिए हम 2 मान लेते हैं, है ना। और ऑक्सीजन का जो प्रेशर है इसका हम मान लेते हैं 3 मान लेते हैं।
ठीक है। तो अगर हम इस बर्तन के अंदर टोटल प्रेशर की बात करेंगे तो कहिएगा सर 2 हिस्सा इसका है, 3 हिस्सा इसका है, तो टोटल प्रेशर कितना हो जाएगा, तो कहिएगा 5 हो जाएगा। सिंपल सी बात समझाने के लिए हम इस तरह से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आंशिक दाब किसे कहते हैं, अगला आएगा वाष्प दाब किसे कहते हैं। ये सारी टर्म है छोटी छोटी, अगर आपको समझ में आएगा तो ये लिखा हुआ बातें आपको समझ में आएगा। ठीक है। अब इस 5 जो प्रेशर आपने टोटल निकाला, इस टोटल प्रेशर में हम पूछेंगे कि नाइट्रोजन का हिस्सा कितना है, तो आप कहिएगा सर 2 है। उसका मात्रक बाद में डिसाइड कर लेंगे, प्रेशर का मात्रक क्या लेते हैं वो अलग है। और अगर हम इस टोटल प्रेशर 5 में से अगर पूछे कि ऑक्सीजन का कितना हिस्सा है, तो 3 है। कितना है? 3। तो आप समझ गए आंशिक का क्या मतलब होता है, हिस्सेदारी। यानी जब भी ये शब्द रहेगा, यानी ये अकेला गैस की बात नहीं है। आंशिक दाब तब होगा जब कहीं पे गैस एक नहीं होगा, 2-3 गैस होंगे और उनमें से किसी एक की चर्चा हो रही होगी, तो उसको बोला जाएगा आंशिक दाब। और सभी के दाब को जोड़ देंगे तो उसे बोलेंगे क्या, कुल दाब बोलेंगे। तो आंशिक दाब समझ गए, यहां तक आंशिक दाब के बारे में हमने समझा। अब हम बात कर रहे हैं कि किसी द्रव के अंदर जब गैस को घुलाते हैं तो वहां पर उसकी अमाउंट होगा। मान लीजिए ये द्रव है कोई, इसके अंदर हम गैस को घुलाना चाहते हैं, ये द्रव है, ठीक है। और इसके अंदर हम क्या घुलाना चाहते हैं, गैस को घुलाना चाहते हैं, ठीक है। जब इसके अंदर गैस इसमें घुलेगा तो उसकी मात्रा होगा। मात्रा को हम यहाँ मात्रा लिखें या मोलों की संख्या लिखें, क्या लिखें, मोलों की संख्या। यहां तक समझ गए। यानी हम किसी गैस को जब घुलाएंगे तो चूंकि ये विलियन चैप्टर है, तो यहाँ मात्रा को हम मोलों की संख्या ज्यादा अच्छा समझते हैं, क्योंकि अगर ग्राम में दिया होगा तो हम मोलों की संख्या निकाल लेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए इस गैस की मोलों की संख्या को हम मान लेते हैं XA है, ठीक है। जब ये गैस इसके अंदर घुलेगा, जब इसके अंदर घुलेगा तो यहाँ सतह पर दाब लगेगा, इसके सतह पर क्या लगेगा, दाब लगेगा। कैसे दाब लगेगा, तो ये जो गैस है ये भी जाके यहाँ पर दाब लगाएगा, और जो द्रव है वो भी इस सतह पर क्या लगाएगा, दाब लगाएगा। वाष्पशील द्रव होगा। जब ये द्रव उड़ेगा ऊपर की ओर तो नीचे की ओर सतह पर दाब लगाएगा। यानी यहाँ जो दाब होगा वो दो प्रकार से, दो पदार्थों का दाब होगा, एक द्रव का होगा और एक गैस का होगा। तो हम कहेंगे कि जब दो प्रकार का दाब हो, वहां जब भी आप किसी एक को बताएंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, आंशिक दाब बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आंशिक दाब। हमने अभी बताया कि जब आंशिक दाब कब बताते हैं, जब गैस एक नहीं हो, 2-3 गैस का मिश्रण हो, उसमें से किसी एक गैस के बारे में दाब बताना हो, तो हम बोलेंगे कि उसकी आंशिक दाब इतनी है, हिस्सेदारी उसकी इतनी है। तो आंशिक दाब इस गैस का कितना हम ले लेते हैं, PA। P का मतलब प्रेशर हो गया और A का मतलब हो गया आंशिक दाब, ठीक है। यहां तक समझ गए। ये जो दाब है ये अकेला का नहीं है, ये किसके, मिक्सर के अंदर का दाब बताया जा रहा है। 2 शब्द हो गए। अब हेनरी कहते हैं कि जब किसी गैस को द्रव में घुलाया जाता है तो कितना उस घुलेगा, उसकी जो मात्रा होती है, यानी मोलों की संख्या जो होती है, वो सीधे समानुपाती होती है किसके, आंशिक दाब के। यानी मोलों की संख्या जो होती है वो सीधे समानुपाती होती है गैस के आंशिक दाब के। मतलब जितना ज्यादा दाब रहेगा, आंशिक दाब, उतनी ज्यादा उसमें मात्रा घुलेगा गैस का। यानी गैस का जितना प्रेशर रहेगा वहां पर, उतना ही ज्यादा गैस घुलेगा। अब अगर कम प्रेशर है तो कम गैस घुलेगी, ज्यादा प्रेशर है तो ज्यादा गैस घुलेगी। आया समझ में यहां तक। मतलब इसकी परिभाषा अगर बात करें तो देखिए आप समझ गए। किसी गैस के, हेनरी का नियम पूछेगा किसे कहते हैं, तो जब किसी गैस को द्रव में डुबाते हैं, घुलते हैं, तो उसमें जो गैस की मोलों की संख्या होती है वो सीधे समानुपाती होती है किसकी, गैस के आंशिक दाब के। अगर हम शब्दों में कहें, अगर उसका इंगित लिखें, तो XA जो होता है वो सीधे समानुपाती होता है किसके, PA के। X से क्या है, मोलों की संख्या हो गया, PA क्या है, आंशिक दाब। ये किसकी बात हो रही, गैस का, ठीक है। इसको इधर आप जब मर्जी तब लिख सकते हैं। तो PA सीधे समानुपाती हो जाएगा किसके, XA के। ये कहिए या ये कहिए, हमने दो पहले ये हुआ इसको इधर कर दिए, ठीक है। अब अनुपातिक चिन्ह जब हटता है, अनुपातिक चिन्ह जब हटाया जाता है तो एक स्थिरांक गुना किया जाता है, और ये स्थिरांक होता है क्या,
के एच, के भी कैपिटल है, एच भी कैपिटल है, के एच, ठीक है। और इसको बोलते हैं हेनरी नियतांक। क्या बोलते हैं? हेनरी नियतांक, क्योंकि वो वैज्ञानिक अपने ही नाम पर वो सब रख देते हैं। तो यहाँ पर आंशिक दाब जो होता है वो किसके किसके बराबर हो गया? तो हेनरी नियतांक और गैस के मोल अंश के गुणनफल के बराबर होगा। जहां पर आपको लिखा गया है कि पीए जो होगा वो क्या होगा? गैस का आंशिक दाब हो जाएगा, एक्स से क्या हो जाएगा? गैस का मोलों की संख्या हो जाएगा, और केच क्या हो जाएगा? हेनरी स्थिरांक हो जाएगा। अब आते हैं परिभाषा, जो कि आपको लिखना रहेगा एग्जाम में। इस क्वेश्चन को आप, हम बताए थे, आप नोट्स बनाते चलिए और इसको आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके याद कर लीजिएगा कि स्थिर ताप पर, अब ताप को बढ़ाना घटाना नहीं है, ताप तो हो चुका, अब आता है दाब की बात। स्थिर ताप पर किसी विलायक के निश्चित आयतन में, यानी जो विलयन होगा वो बदलना नहीं है, जल वो स्थिर रहेगा, तो उसमें घुली हुई गैस की जो मोलों की संख्या है वो किसके होगा? तो वो आंशिक दाब के समानुपाती होता है। हमने अलग से भी बताया था, अलग से छोटा छोटा करके, अब ये लैंग्वेज में भी है, ठीक है। तो किसी भी गैस को किसी द्रव में घुलना है तो उसकी जो विलेयता होती है, कितना घुलेगा, उसकी जो मात्रा होती है मोलों की संख्या, तो मोलों की संख्या सीधे समानुपाती होती है गैस के आंशिक दाब के। अगर हम मैथमेटिकली यहाँ पर लिखें तो यहाँ एक चीज छूटा हुआ है, तो आप लिख दीजिएगा पी ए सीधे समानुपाती होता है किसके? एक्स ए का। अब अनुपातिक चिन्ह हटेगा तो स्थिरांक आएगा, और बाकी यहां से यहां तक लिख दीजिएगा, ये 2 नंबर के लिए पूछा जाता है। और इसका अनुप्रयोग अगर पूछा जाएगा तो इस स्थिति में आप उसका अनुप्रयोग लिखकर 5 नंबर हासिल कर सकते हैं, ठीक है। ये था इसका मैथमेटिकल, याद कर लीजिएगा इसका। हेनरी नियम के अनुप्रयोग कहाँ कहाँ यूज होता है, हेनरी के नियम कहाँ कहाँ यूज होता है, तो ये हम देख सकते हैं, इसका बहुत सारा यूज होता है। सबसे खास बात है हमारे ब्लड में जो ऑक्सीजन घुलता है, ऑक्सीजन जो घुलता है, ये आप हेनरी के नियम से भी समझ सकते हैं। इसके अलावा सोडा वाटर जो हम पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं, तो बहुत मजा आता है पीकर। आप पीते होंगे, गर्मी का दिन आ गया तो कोल्ड ड्रिंक जैसे खोलते हैं तो उसमें से अजीब तरह का आप देखे होंगे झाग जैसा निकलता है। क्यों निकलता है वो झाग, है ना, और क्यों इतना अच्छा लगता है पीकर, ये देखेंगे। या गोताखोर जब नीचे जाता है समुद्र के बहुत गहराई में जाता है, तो वो जो ऑक्सीजन का टैंक लेके जाता है, वो केवल ऑक्सीजन नहीं होता है, उसमें अलग अलग गैस होते हैं। और वो देखेंगे, सीखेंगे, स्कूबा डाइवर जिसको बोलते हैं, गोताखोर। ये सारी चीज़ें हम अगले क्लास में चर्चा करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आप नोट्स बनाते रहिए, हमने जैसा बताया। केमिस्ट्री का शब्द जो है उसको अगर आप अच्छे से समझते हैं तो केमिस्ट्री बहुत बड़ी बात नहीं होती है, आप आसानी से समझ लेंगे। लैंग्वेज लिखना आता ही है आपको, बस शब्द अच्छे से समझेंगे, उसका मतलब अच्छे से समझेंगे, फॉर्मूला छोटा मोटा आता है उसको याद करेंगे। और देखते ही देखते हम हेनरी का नियम पढ़ रहे हैं, इसके बाद हम राउल्ट का नियम पढ़ेंगे, और उसके बाद विलियन का अणुसंख्यक गुणधर्म पढ़ेंगे। यही 3-4 टॉपिक रह गया, ये पहला चैप्टर विलियन का, और विलियन चैप्टर खत्म होने वाला है। इसीलिए आप क्या करेंगे, इसको अच्छे से इसको नोट्स बनाते हुए चलेंगे। हम लिख कर भी लाते हैं इस तरीका से जो आपके एग्जाम में आएगा, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन का है, तो आपको समझा देंगे अगले क्लास में ये किस तरीका से इसका है। आशा करते हैं कि मेरे द्वारा पढ़ाया गया केमिस्ट्री पहला चैप्टर विलियन आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और कोशिश करते हैं एकदम साधारण सी अपने लैंग्वेज में समझाएं, केमिस्ट्री को भारी ना बनाएं, केमिस्ट्री को हार्ड ना बनाएं, छोटी छोटी बातों को समझाने की कोशिश करते हैं। रेगुलर आप क्लास कीजिए, आपका जरूर केमिस्ट्री बेहतर होगा। इसी के साथ आज का क्लास यहीं रखते हैं, धन्यवाद।